अभी तो रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के अंदर सबसे पहले हमने बनाई एक ग्लास स्लैब, ठीक है। ये ग्लास स्लैब का सबसे टॉप सरफेस हमने इसको नाम दे दिया PQRS, ठीक है। लेट्स सपोज a ray AB is incidenting on the surface PQ from air. तो A से दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहां पे क्या ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। सो वी हैव ड्रॉन अ नॉर्मल, दिस इज N, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको I1 बोल रहा हूं मैं और इस पॉइंट को बोल रहा हूं B, ठीक। तो रे कहां पे इंसिडेंट हो रही है, PQ सरफेस पर, कौन से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, B पर। तो ये हो गई। जैसे ही लेट्स सपोज दो ये मीडियम फर्स्ट है वो है एयर M1, मीडियम 1 एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया एयर का μ1। जो हमारी नेक्स्ट जो अंदर ये रे आने वाली, कौन से मीडियम में आने वाली, ग्लास के अंदर, तो ये M2 हमारा हो गया μ2, और ये मीडियम कौन है, ग्लास, तो यानी कि μ2 का काम कौन कर रहा है, μg, जी बोले तो ग्लास, ठीक। अब ये रे जैसे ही आएगी, अगर ये मीडियम सेपरेट सेपरेट नहीं होते, 1 और 2 नहीं होते, तो ये स्टेट चली जाती। लेकिन यहां पर क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, तो लाइट शुड बेंड। सो इन विच डायरेक्शन द लाइट शुड बेंड, टेल मी क्विकली एवरीवन। towards the normal. towards the normal, rarer to denser आ रही है, तो हमने ये इसको बेंड करवा दिया। So let's suppose this is the angle R1 with respect to I1. Angle R1 is the angle of refraction. ये जो रे आई इसको बोल दिया BC. BC is acting as the incident ray second. Incident ray IR2. ये हो गई हमारी incident ray 1. So AB is the incident ray for surface PQ. BC is the incident ray 2 for the surface SR. And the point of incidence is point C. अगेन जैसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिख जाए क्या करना होता है, नॉर्मल ड्रॉ कर दो। तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एक को n दे रखा है तो दूसरे को क्या दे दूं, n डैश दे दूं। ये एंगल, ये इंसिडेंस रे है, ये n और ये नॉर्मल है, तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये R1 है, लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 के लिए, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, I2, ये बोल दिया मैंने इसको एंगल I2। I2 के रेस्पेक्ट में ये रे बाहर आ रही है, और बाहर फिर से जो मीडियम है वो है एयर। कौन सा मीडियम है, एयर, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या वापस से क्या हो जाएगा, μ1। भाई जो एयर थी, एयर के लिए अगर मैंने μ1 लिखा है तो ये भी क्या कहलाएगा, μ1, ठीक है। अब रे जो आएगी, जल्दी से बताइए, अगर ये सरफेस नहीं होती ऐसा, तो ये सीधी आ रही होती स्ट्रेट। जल्दी से बताइए, द रे शुड बेंड और नॉट, और बेंडिंग अगर होगी तो किस डायरेक्शन में होगी, बेंड होगी, बेंड होगी। तो ये रे बेंड करवा देता हूं मैं अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। इसको पहले मैं अवे फ्रॉम नॉर्मल से पहले जो इंसिडेंट रे थी ए बी, अगर ये बेंड नहीं होती तो ये ऐसी जा रही होती सीधी स्ट्रेट, है ना भाई। भावनाओं को समझना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं है। थोड़ा सा मैं स्केल लेकर के रीड्रॉ कर देता हूं। ये जो रे आ रही है, सो दिस इज द एक्चुअल इंसिडेंट रे, जो अगर बैंड नहीं होती तो ऐसे आती, लेकिन ये बैंड हो गई। ये जानी चाहिए थी ऐसे ऐसे, लेकिन ये बैंड हो गई अवे। तो ये जब अवे नॉर्मल अवे बैंड होती है, तो इसकी बैंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मैंने रे बनाई है, इस रे को अगर मैं नाम दे दूं, इस रे को अगर मैं नाम दे दूं, ये बी और
ये कोई सी भी मान लीजिए, ये जो लास्ट तक आई इसको के, तो ये बी के और इसको बोल दूं सी डी, तो ये जो बी के है ए बी के, ये पूरी लाइन इट शुड बी पैरेलल टू सी डी। यही हमारा एम है कि इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने के अंदर ये कितने से, देखिए दोनों रे पैरेलल है, तो दो रेस के बीच की ये जो डिस्टेंस आई, इसको भी आगे चल के बोलने वाला है लेटरल शिफ्ट, जिसको मैं एक्स से लिख रहा हूं। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल रेस CD एंड ABK, इनके बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जहां से पैरेलल नजर आ रही है आपको, दिस शिफ्ट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। अभी आगे चल के फिर से डिफाइन करूंगा, वापस से समझ में आएगा कि कैसे इसको लेटरल शिफ्ट बोला जा रहा है। ठीक है, तो अभी पहले देखते हैं कि ये इस तरह का कुछ हुआ, ये जितने से बैंड हुई वो हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड, ये हो गई हमारी सेकंड रिफ्रैक्टेड रे RR2। ठीक है, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे थी BC, जो कि खुद सेकंड इंसिडेंट रे का काम कर रही थी। यहां तक कि पहले बताइए कि ये डायग्राम सभी को क्लियर है कि नहीं है, कितना को क्लियर हो चुका है डायग्राम अच्छे से? तो देखिए यहां पर फर्स्ट पॉइंट, स्टेप नंबर 1, यहां पर हाउ मेनी टाइम्स रिफ्रैक्शन अकर्ड, at how many points or at how many surfaces refraction occurred in this case? Glass slab के केस के अंदर 2 at point B and at point, good, at point B and at point C। ठीक है, सरफेस PQ पर पॉइंट B पर और सरफेस SR पर पॉइंट C पर, दो जगह रिफ्रैक्शन हुआ है। जितनी जगह, कॉन्सेप्ट क्या है, जितनी जगह हो रिफ्रैक्शन उतनी बार अप्लाई करो क्या? स्नेल्स लॉ। हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू अप्लाई? 2 times here because refraction is 2 times. Okay, so by Snell's law at point B या surface PQ, इस पर अप्लाई करें तो क्या होता है? sin I1 upon sin R1, यहाँ पे I1 R1 दे रखे हैं, should be is equals to, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, तो इसको क्या लिखूंगा? μ2 upon μ1 या सिंपली 1 μ2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, μ2 अपॉन μ1 या 1 μ2 इक्वल्स टू लगा देते। इसी तरह से सेकंड, बाय स्नेल्स लॉ एट पॉइंट C पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाया हमने, क्या लिखेंगे हम? साइन, यहाँ पे I2 है और R2 है, साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल्स टू, जैसे हम ये लिखते हैं, ध्यान देना वापस, ये I, ये R, ये μ1, ये μ2, तो साइन I अपॉन R के लिए लिखते हो आप 2 अपॉन 1। तो ठीक ऐसे ही I2 अपॉन R2 के लिए क्या लिखूंगा? जल्दी बोलो सब लोग, साइन I2 अपॉन R2 क्या? μ1 upon μ2। वेरी गुड, आइए सबको क्लियर हो गया। μ1 अपॉन μ2 बोले तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 μ1, 2 μ1, वेरी गुड। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या मिल जाएगा? साइन R2 अपॉन साइन I2 बोले तो फिर से μ2 अपॉन μ2, और 2 μ1 की जगह अब ये जैसे इसको रेसिप्रोकल किया वो क्या बन गया? 1 μ2। वेरी गुड, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन क्या दिख रहा है? दोनों इक्वेशन कैन बी इक्वेटेड, yes or no? Yes sir। Both equations are representing μ2 upon μ1. It means we can equate both the equations. So by 1 and 2 we get, क्या मिलेगा हमको? sin I1 upon sin R1 is equals to sin R2 upon sin I2. So we are getting this equation number 3. जल्दी से कुछ घूर करके डायग्राम में देख करके कुछ बता सकते हो क्या कि यहाँ पे इक्वेशन 3 के अंदर कुछ चीजें कुछ नजर आ रही है क्या आपको? डायग्राम में घूर के देखो, किसी का किसी के साथ रिलेशन नजर आ रहा है क्या?
Yes, Yes, sir. sir. क्या R1, नजर आ रहा I2 I1 cancel. is equal to I2 के Very equal good. है. Alternate angles. since angle R1 is equals to angle I2, क्यों है? Alternate angles. अगर ये alternate angle है, दोनों इक्वल है, तो क्या sin R1 is equals to sin I2 हो जाएगा और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? Yes, sir. sin R1 is equals to sin I2 और ये होने के कारण दोनों ही sin x है, sin थीटा, नीचे sin थीटा कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू के इधर उधर है, या इसको आप इधर ले आओ, तो sin R1 अपॉन sin I2 यानी कि sin थीटा अपॉन sin थीटा कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया? therefore we get क्या मिल जाएगा बोलो? sin I1 Sin I1 is equal to sin R2. वेरी गुड, sin I1 is equals to R2, इसका मतलब क्या हो गया? I1 और R2 क्या होने चाहिए? Equal. यानी कि एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2। ये दो एंगल इक्वल हो अलग अलग जगह पर, एक लाइन पे ये है, दूसरी लाइन पे ये है, और दोनों पर एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन, ये क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उनके लिए परपेंडिकुलर लाइन यही होगी, तो n और n डैश वाली लाइन परपेंडिकुलर है। तो मेरे को बता सकते हो क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये कौन सा एंगल कहलाएंगे? Corresponding. corresponding angle, corresponding angle। तो ये देखो, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये वाला और ये वाला, तो हमने बोल दिया I1 इज इक्वल टू R2। ये पॉसिबल कब होता है? इसका मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग अगर एंगल है तो इसके डायग्राम को मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं जिससे आपको फिर से समझ में आए। ये एंगल और ये एंगल बराबर, सॉरी ये नहीं, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी? Yes, sir. क्या Yes, इसीलिए ये भी बोल सकता हूं क्या कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगी, एक Z बन रहा है, देखो Yes, sir. Yes, sir. नजर आ गया? तो इसका मतलब क्या, ये वाली ये एंगल और ये लाइन आपस में, ये दोनों लाइन इसी 90 नॉर्मल वाली के साथ ही सेम एंगल बना रहे हैं, तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए? यस और नो? Yes, sir. इतना समझ में आता है सभी को? तो क्या यहाँ पे ये मैं लिख सकता हूँ डायग्राम में देखते हुए कौन सी लाइंस हो गई? इस पॉइंट को भी नाम दे देता हूं, यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BE। Therefore BE ABEK जो भी ये लाइन है should be parallel to CD अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो। यस और नो? जल्दी से Yes, sir. सभी को समझ में आ गया? सिंपली बोलूं तो BE is parallel to CD। ये हमने प्रूव कर दिया कि जो इसका मतलब ABEK is parallel to CD या BE parallel to CD। इसको अगर मैं वर्डिंग में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 10 ABEK कौन सी लाइन है? इनिशियल इंसिडेंट रे, इनिशियल इंसिडेंट रे ABEK, ABEK इनिशियल इंसिडेंट रे। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे 2 है, क्योंकि ये फाइनली बाहर आ रही है तो इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, फाइनल रे जो भी बाहर आती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। सो दस इनिशियल इंसिडेंट रे ABEK एंड इमर्जेंट रे कौन सी? CD should be parallel if angle I1 is equals to angle R2। अगर I1 और R2 अगर दोनों इक्वल हैं तो इनिशियल इंसिडेंट रे ABEK should be parallel to CD। अब कितनों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई? इसका मतलब हुआ कि जब भी कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो जिसके अंदर ये दोनों PQ और ऐसा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो एक दूसरे के, और मीडियम फर्स्ट और लास्ट सेम हो, तो जो रिफ्रैक्शन होकर के अंदर कितनी भी बार रिफ्रैक्शन हो डजंट मैटर,
फर्स्ट और लास्ट अगर मीडियम सेम है तो फाइनल इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू इनिशियल इमर्जेंट रे. दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. तो आपका सिलेबस में इसी जगह तक का टॉपिक है. एंड the ray CD shifted from its actual initial incident ray ABEK से कितने लेंथ से शिफ्ट हो गई? x डिस्टेंस से. कितनी लेंथ से शिफ्ट दिख रही है भाई? यहां तक के बाद ये शिफ्ट हुई है, यहां से यहां पर जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये शिफ्ट होती गई, यहां से ऐसे शिफ्ट होती गई और यहाँ पे वापस पैरेलल दिख रही है. तो ये जो शिफ्ट होती है ये है शिफ्ट हमारी क्या? CE. So then CE is equals to x is called lateral shift. What is lateral shift? By what distance the initial emergent ray has been shifted, that is CD. E के CD में कन्वर्ट हो गई कितने डिस्टेंस के थ्रू? x डिस्टेंस के थ्रू. इस x डिस्टेंस को ही हम क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पे भी देखोगे तो भी x ही रहेगा, x ही रहेगा, x ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल है. So this x distance, perpendicular distance between two parallel lines, जितने से initial incident ray और final emergent ray shift हुई है, उसी को क्या बोल रहे हैं? Lateral shift, perpendicular shift. Lateral कहाँ पर यूज होता है जनरली? Perpendicular. The perpendicular distance between two parallel rays is called lateral shift or perpendicular shift. ठीक है, तो जल्दी से बताइए अब lateral shift की डेफिनेशन या perpendicular shift की कितनों को समझ में आ गई डेफिनेशन? तो अब हमारा एम क्या है? इतना करने के बाद ये सब कुछ समझ में आ गया. Now our aim is to derive the expression of lateral shift. तो ये हमारा एम है, ये हमारा एम चलेगा जेईई मेंस और नीट के लिए. This is not in syllabus in your 12th board point of view. यानी कि अब जो भी इसके बाद में पढ़ाऊंगा वो रहेगा NIS, not in syllabus of 12th board. 12th board के सिलेबस में नहीं, जेईई मेंस और नीट के लिए हम पढ़ेंगे उसका डेरिवेशन के बाद उसके रिजल्ट को याद रखेंगे. डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में आए कि कभी भूल भी जाओ रटा हुआ तो आपको तरीका समझ में आ जाए कि कैसे इसको करना है. ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा आपका. ओके, ठीक है. सो स्टार्ट. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ लेटरल शिफ्ट, यानी कि x की वैल्यू को ऑब्टेन करना. और गिवन है आपको थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज T. थिकनेस ग्लास स्लैब जो PQRS है उसकी थिकनेस दे रखी है. थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज इक्वल्स टू T. ये आपको गिवन है, यानी कि ये जो PS थिकनेस है ये T आपको गिवन है यहाँ पर. ठीक है, तो मेरा एम क्या है? x को फाइंड करना. अब समझेंगे कि डेरिवेशन डायरेक्टली कैसे स्टार्ट करते हैं ताकि याद रहे. तो सबसे पहले x अगर मुझे फाइंड करना है तो मैंने बोला x, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ x या लेटरल शिफ्ट की डेफिनेशन क्या है? दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल रेज, इनिशियल इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे, दैट पैरेलल डिस्टेंस इज नोन एज लेटरल शिफ्ट. तो ये परपेंडिकुलर है, C is the perpendicular on BEK. अब अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस मेरा एम है जिसे फाइंड करना, तो यहां पर मैंने क्या किया? B पॉइंट से, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था शुरू वाला, उस पॉइंट से एक ये जो नॉर्मल चली आ रही थी इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया. तो ये जो N वाली लाइन थी इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया और ये जहां पे मिली इस पॉइंट को मैंने बोल दिया F. तो अब हमें दो राइट ट्राइंगल नजर आ जाने चाहिए. बोलो कौन कौन से राइट ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आपको? FCB है जी? BCF and FCB FCB एक तो BFC, एक और BEC, एक BEC. कोशिश करते हैं कि 90 डिग्री वाला बीच में आए एंगल. ठीक है, तो दो राइट ट्राइंगल नजर आ जाने चाहिए आपको, एक तो BFC और एक BEC. तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट राइट ट्राइंगल वो है जिसमें x नजर आ रहा है. हमारा एम क्या है? x फाइंड करना. तो हमने फर्स्ट स्टेप नंबर 1 के अंदर सबसे पहले क्या काम किया? स्टेप नंबर 1 के अंदर सबसे पहले वो ट्राइंगल फाइंड किया जिसके अंदर x आ रहा है. तो लिखा मैंने इन ट्राइंगल BEC.
ट्राइंगल बीईसी में एम क्या है, जो फाइंड करना होता है आप उसको ऊपर रखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प लेंगे, जो चीज फाइंड करनी है उसको ऊपर रखो। ऊपर क्या रहेगा, क्या लिखूं मैं, सॉरी सी ई, सी ऊपर रहेगा ना, तो सी लिख दिया मैंने ऊपर। ठीक, दूसरा जो ट्राइंगल ले रहा हूं उसके अंदर कौन सी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आपने जो बोला एक बीएससी और एक बीईसी के अंदर कोई सी एक लाइन कॉमन है क्या, जल्दी से सब लोग, Yes. BC. कौन सी, बीसी। तो सी तो फाइंड करना है, जो कॉमन है उसको इसमें ले लो, ताकि दूसरे ट्राइंगल के अंदर उसी को यूज लेकर के इसकी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये एम हो जाएगा हमारा। तो सी अपॉन बीसी, जल्दी से बताओ सी अपॉन बीसी, ये ट्राइंगल है साहब हमारा, ये 90 डिग्री है। बता सकते हो क्या कि ये एंगल कितना होगा, देख करके बताओ जल्दी से, ये कितने डिग्री, ये एंगल क्या बोलूंगा इसको, डायग्राम में, इस डायग्राम में देखो और वहां बताओ जल्दी से। Angle I1 minus R1. वेरी गुड, देखिए ना, ये I1 है तो ये पूरा का पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट I1 होना चाहिए था, उसमें से इतना एंगल R1 है, तो रिमेनिंग एंगल कितना बचा, I1 माइनस R1। तो मैंने लिख दिया I1 माइनस R1, ये एंगल समझ में आ गया। तो ये एंगल मेरे पास है I1 माइनस R1। जल्दी से बताइए CE अपॉन BC कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनियस है, CE इज, जल्दी बताइए CE क्या है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, Perpendicular. Perpendicular. परपेंडिकुलर। और BC Base. बेस, वेरी गुड। चाटे खाओगे चार, हाइपोटेनियस। ये वो नहीं है, बेस पसंदे वाला नहीं है, यहाँ पर ध्यान दो, ये थीटा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो भाई जिस जगह 90 और थीटा होता है वो बेस होता है, हर किसी को बेस नहीं बोल देते, बेस हमेशा थोड़ी पसंद होता है। यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, ये थीटा 90 डिग्री कौन सी लाइन पे, बी, तो बी हुआ ना बेस, तो बीसी थोड़ी हुआ बेस, बीसी और ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये तो हाइपोटेनियस है ना, समझदार इंसान हो। जल्दी बताओ P बाय H क्या बना, परपेंडिकुलर Sin और theta. हाइपोटेनियस, साइन थीटा है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सबको पता होनी चाहिए ये वाली साइन कन्वेंशंस। तो P बाय H साइन थीटा, साइन थीटा की जगह कौन है, I1 माइनस R1, वेरी गुड। C की वैल्यू क्या है, X, जो हमें फाइंड करना है X। और BC, BC तो क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है, पता किससे करेंगे, दूसरे ट्राइंगल का यूज करके। तो ये लिख दिया मैंने साइन I1 माइनस R1, यहां से X की वैल्यू निकाल ली, X इज इक्वल टू BC साइन I1 माइनस R1, इक्वेशन नंबर दे दी इसको 1। अब मेरा एम क्या रह गया, X मेरे पास फाइंड हो चुका है, बस BC की वैल्यू मिल जाए। BC की वैल्यू कौन से ट्राइंगल से निकाल सकता हूं, तो उसके अंदर गिवन क्या है, T, इसका मतलब BF लेंथ, ये जो BF है ना, ये BF की लेंथ कितनी है, T, बॉयफ्रेंड की लेंथ नहीं है, स्लैब की लेंथ है T, तो ये कितना हो जाएगा। अब इसका मतलब हमें कौन सा ट्राइंगल काम में ले लें, सेट 2, जिसके अंदर T आ रहा है और BC भी हो, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले लूं भाई, BFC। BFC, जल्दी से बोलिए क्या फाइंड करना है इसमें, व्हाट इज माय एम, जल्दी जल्दी जल्दी। Length of BC. BC, तो BC को रखूंगा ऊपर और BF को रखूंगा नीचे, ये हो गया BC अपॉन BF। BC अपॉन BF, जल्दी से बताइए, ये वाला ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल R1, ये B, ये F और ये C, यानी कि ये थीटा है। जल्दी बोलिए BC क्या चीज है, B और BF क्या चीज है, BC hypotenuse. और BF Base. क्या लिखूं यहाँ पर, BC अपॉन BF, बोले तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बोलो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या बना, जल्दी, Sec theta. वेरी गुड। तो sec R1, BC की वैल्यू यहां से मिल गई क्या, BC इज इक्वल टू BF sec R1, BF की वैल्यू कितनी है, T, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, T sec R1, BC की वैल्यू आ गई,
यही हमें चाहिए था। इक्वेशन 2 से 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं, वी गेट x इज इक्वल टू bc की वैल्यू p sec r1 into sin i1 minus r1. this is one of the expression of lateral shift. अगर i1 और r1 दे रखे हो, so now we have obtained the lateral shift. जल्दी से नेक्स्ट सेशन के अंदर अभी हम देखने वाले हैं, इसको इलेबोरेट करने वाला हूं, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स में बताने वाला हूं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये हमारा एक वन ऑफ द एक्सप्रेशन आ चुका है, वी हैव डेराइव्ड द एक्सप्रेशन ऑफ lateral shift. This x is called your lateral shift. This is our lateral shift expression. ठीक है साहब, तो यहां तक कितनों को समझ में आ गया, जल्दी बताइए।